स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में। बच्चों, हम बी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। एक चीज़ का मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो भी मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, उनका आभार मैं भी व्यक्त करना चाहूँगी। और सभी बच्चे लॉकडाउन में इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। बच्चों देखो, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है ना, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसी को मैंने सामने रिपीटेशन में लिया है, क्योंकि कल हम पढ़ चुके थे। लेकिन आज मैं फिर से उसी को रिपीट करना चाहूँगी। रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। कॉपर की सांद्र रचना, ये याद रखेगा, कॉपर की हो, जिंक की हो, सांद्र की हो या फिर तनु की हो, इन सब में जो बनने वाला प्रोडक्ट है कॉपर नाइट्रेट। अगर कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट बनाइए, अगर जिंक है तो क्या बना दीजिए बच्चों, जिंक नाइट्रेट यहाँ से बना दीजिए। बन गया यहाँ से अपना। साथ में क्या और बनेगा अपना, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रत्येक के साथ और क्या बनेगा बच्चों, H2O सबके साथ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? H2O सभी के साथ बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये क्या है, कॉपर है, तो इसकी बैलेंसिंग कैसे याद रखेंगे बच्चों? 38, क्या लिख दिया मैंने, 3 और ये 8। बैलेंसिंग में क्या लिख दिया, 3 8, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 38। और सॉरी, सांद्र के साथ नहीं लिखेंगे, तनु के साथ लिखेंगे ये 38। कितना लिखेंगे सांद्र के साथ, तनु के साथ 38। और जिंक वाले के साथ क्या लिखेंगे, 40। 40 कैसे बोल दिया, 4 और 10 को क्या बोल दिया मैंने, 40। क्यों बोल दिया? ताकि हमें आसानी से याद रह जाए कि तनु के साथ एक 38 होता है और एक 40। 4 और 10 इसको मिला के क्या बोला है, 4 10 40। 3 8 को क्या बोला है, 38 बोला है मैंने। याद करने का तरीका है। और रही सांद्र की बात, तो यहाँ कॉपर के साथ 4 HNO3 आते हैं। कॉपर एक ही काफ़ी है, क्योंकि सांद्र है इसीलिए HNO3 कम चाहिए, तनु है इसीलिए HNO3 क्या चाहिए, ज़्यादा। ऐसे ही सांद्र है तो ये क्या चाहिए, यहाँ से भी 4 HNO3 चाहिए। ये देखिए दोनों क्या है, यहाँ से सेम है। अब आती है इनकी प्रोडक्ट की बात। बच्चों अगर सांद्र HNO3 हो तो जिंक हो चाहे कॉपर हो, दोनों के साथ कौन सी गैस निकलेगी, NO2। ठीक है, सेम हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कल हमने अधातुओं के साथ भी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया लिखी थी। धातुओं के साथ भी NO2 निकलता और अधातु के साथ भी क्या निकलेगा, NO2। कॉपर के साथ तनु HNO3 में क्या निकलेगा बच्चों, NO। और जिंक के साथ क्या निकलेगा, N2O। यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चों, NO, और यहाँ क्या निकलेगा, N2O। कैसे याद रख लोगे कि तनु कॉपर वाला NO है और जिंक वाला N2 है, हम भूल ना जाएं, इसीलिए हमने एक छोटे से ध्यान रखने की ट्रिक का इस्तेमाल किया है। कॉपर के साथ तो NO बनेगा और जिंक के साथ क्या बनेगा, N2O। कॉपर परमाणु क्रमांक 29 पे आता है, जिंक कितने पे आता है, 30 पे आता है। पहले कौन है, 29, बाद में कौन है, 30। ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, जिंक का है। जिसमें ज्यादा परमाणु क्रमांक है उसके अंदर N2O आएगा। ठीक है, और कैसे याद रख सकते हो, इसमें जिंक में देखो ZN, N है ना, इसीलिए इसमें N क्या है, एक एक्स्ट्रा है। इसके अंदर N क्या है, एक्स्ट्रा है। NO, इसके अंदर खाली NO और इसके अंदर N2O। ऐसे याद रख लो, या फिर इसको कंफ्यूजन ना हो, NO2 तो बनता ही बनता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह रट जानी चाहिए, सपनों में भी कोई पूछे तो। और रही इनकी बात 3 8, इसके आधार पे आप बैलेंसिंग कर सकते हो। कॉपर कितना लिया है, 3, तो यहाँ पर कितना ले लोगे, 3 ले लोगे। HNO3 कितना लिया है, 8, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना, 8, तो इस हिसाब से यहाँ के अंदर लोगे 4। इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं बच्चों। एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने, 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये अपना 16वां वर्ग S6, अपना S8, और ये हो गया 17वां वर्ग I2। ठीक है, इन सभी के साथ भी हमने किसकी अभिक्रिया पढ़ी थी बच्चों, HNO3 की अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया पढ़ी थी हमने HNO3 के बच्चों, इनके साथ एक बार इसको हम देख लें। ये HNO3 है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे इसके अंदर बच्चों, यहाँ से एक चीज याद रखेगा, यहाँ पर NO2 और H2O तो सब में ही बनेगा। ये लिख लीजिए, ये देखिए लिख दिया हमने। अब जो बन गया वो देखो, यहाँ से CO2, यहाँ से क्या बनेगा, H3PO4, इसमें क्या बनेगा, H2SO4, इसमें क्या बनेगा, HiO3। बार इसलिए दोबारा करा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन अपना। बैलेंसिंग के लिए कैसे याद रख लोगे, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, चौथे में, 14वें में, तो यहाँ 4। ये 15वें में आता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 चौक 20। ये 16वें ग्रुप में आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 8 48। इसको मैंने कहा था, इसको याद रख लेना, ये 10 आएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बैलेंसिंग कर सकते हो। आगे की बैलेंसिंग मैं नहीं बता रही हूँ, आगे की बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं। बच्चों कल हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे, उसमें एक छोटी सी चीज रह गई थी, वो देख लीजिएगा। N2O को लिख लीजिए, इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि क्या है, एक लाफिंग गैस है, हास्य गैस है, इसको सूंघने से हंसी आती है।
अभी इसकी संरचना कैसी होगी, रैखिक। आपने कल नोट्स बनाए होंगे, उसके साथ साथ इसे नोट कर लीजिए। इसकी संरचना भी कैसी होगी, रैखिक। NO2 की संरचना कैसी होगी, कोणीय होगी, ठीक है। समतलीय संरचना N2O3 की, N2O4 की भी समतलीय होगी और N2O5 की भी क्या होगी बच्चों, समतलीय होगी। और एक चीज और, जहां नाइट्रोजन आपके कितने बंध बना रहा है, 4 बंध बना रहा है, वहां नाइट्रोजन पर आप चाहें तो प्लस दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कितने दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, तो क्या लगा देंगे आप, प्लस। जहाँ 3 दिखाएंगे वहां कुछ नहीं लगाएंगे, जहाँ 4 दिखाएंगे वहां क्या लगा सकते हैं आप, प्लस लगा सकते हैं। तो अपनी कॉपी में ये देख लीजिएगा, नाइट्रोजन जहां भी 4 बंध बना रहा है, जैसे इसमें है अपना कितने बना रहा है, ये देखो 4 बना रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 बना दिया। यहाँ भी 4 दिखा रहा है तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो जहां भी 4 बंध दिखा रहा है नाइट्रोजन, वहां क्या लगा दीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाइट्रोजन निम्न क्रियाशील होता है क्यों, इसकी क्रियाशीलता कम होती है क्यों, इसका आंसर देखेंगे हम। क्योंकि नाइट्रोजन में, आंसर क्या आएगा इसको, नाइट्रोजन में कौन सा बंध होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। N कब क्रियाशील होगा, जब तीनों बंध ही क्या होंगे, ये टूट जाएंगे। जब ये तीनों टूट जाएंगे तभी नाइट्रोजन क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। इसमें कितने बंध है, 1 2 3। इसका मतलब जब तक ये तीनों नहीं टूटते तब तक इसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। आंसर देख लीजिए, यहाँ पर होने के कारण यहाँ बंध वियोजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, अतः क्रियाशीलता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N का अणुसूत्र N2 होता है जबकि P का P4 होता है, क्यों। आपको पता है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और दूसरा इसके अंदर रिक्त डी कक्षकें भी नहीं होती। ये 2012 क्या है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में। नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षकें नहीं होती और दूसरा इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण यह एकल बंध की बजाय क्या बनाता है, 3 बंध का निर्माण कर लेता है। भाई छोटा होगा तो पास आने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। बड़ा होगा परमाणु तो पास आने में क्या रहेगी, दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये छोटा होने के कारण क्या आ जाता है, ये पास आ जाते हैं और ये आसानी से पाई बंध का निर्माण कर लेता है और क्या बना देता है, यहाँ से इसके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण क्या बनता है, ये N2 बन जाता है। रिक्त डी कक्षकें नहीं होती, इस वजह से ये आगे अपनी और सहसंयोजकता को बढ़ा नहीं पाता है। आप आंसर देख लीजिए इसका, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, रिक्त डी कक्षकें अनुपस्थित होती हैं, जिससे केवल 2 ही परमाणु संयुक्त होते हैं, पाई बंध बना लेता है, 2 परमाणु इसके अंदर जुड़ते हैं, जबकि P में क्या है, रिक्त डी कक्षकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण का क्रम बढ़ता है, क्यों। और Bi, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, आपको पता है कि 15 वर्ग में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी होते हैं, है ना। सॉरी, एंटीमनी पहला आता है, बिस्मिथ बाद में आता है। वो कह रहा है अपचायक गुण क्रम बढ़ता है, मतलब NH3 का अपचायक गुण कम है और BiS3 का अपचायक गुण अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो अपने पास क्वेश्चन में होते हैं NH3, PH3, ये अपने तत्व होते हैं। ये क्या बनाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, तापीय स्थायित्व क्रम आपको मैं पहले बता चुकी है। अभी यहाँ पर ये जो अपने तत्व हैं, इसमें से अपचायक गुण का मतलब क्या होता है, अपचायक का गुण का मतलब होता है हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का हटना। अब देखिए ये NH3 है, NH3 मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए अपन, ये NH3 है ना। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन हटती है, ये हाइड्रोजन कैसे हटेगी, जब ये बंध क्या होगा, कमजोर होगा। ये बंध कैसा होगा, कमजोर होगा, तो ये आसानी से हट जाएगी, पता है आपको। और अगर यहाँ से ये बंध मजबूत होगा, अगर N और हाइड्रोजन का बंध मजबूत होगा तो क्या हटेगी, नहीं हटेगी। अब हमको ये देखना है क्या इसका बंध मजबूत है या कमजोर है। चलो एक के सापेक्ष तो नहीं देखते, हम बिस्मिथ के सापेक्ष देखते हैं इसको। अगर यहाँ से मैं कह दूं, अगर ये बंध जो अपना है, अगर ये पहले, अगर बिस्मिथ वाला बंध पहले टूटता है तो हाइड्रोजन इसकी क्या होगी, जल्दी मुक्त हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन का बंध पहले टूटता है तो हाइड्रोजन पहले फ्री हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि पहले बंध किसका टूटे, तो पहले किसका टूटेगा, जिसकी बंध लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात ये बंध लंबाई जिसकी ज्यादा होगी वो पहले टूट जाएगा। बंध लंबाई आप खुद ही देख सकते हैं किसकी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ता जाता है। ये नाइट्रोजन रहा और ये हाइड्रोजन रहा,
ठीक है। बंध लंबाई किसकी ज्यादा होगी, अब आप बताइए। परमाणु आकार नाइट्रोजन का कम, बिस्मिथ का ज्यादा। बिस्मिथ का ज्यादा है तो बंध लंबाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो बिस्मिथ में बंध लंबाई अधिक होने के कारण ये पहले इस बंध को तोड़ देता है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बंध लंबाई जो होती है ये कैसी होती है, छोटी होती है, इसीलिए ये बंध आसानी से टूटता नहीं है। तो इसकी अपचायक प्रकृति दुर्बल हुई और इसकी अपचायक प्रकृति प्रबल हुई। जो पहले तोड़ेगा उसकी प्रबल, जो देर से तोड़ेगा उसकी दुर्बल। तो Bi पहले तोड़ता है, नाइट्रोजन बाद में तोड़ता है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे आएगा, अपचायक गुण हाइड्रोजन के त्याग पर निर्भर करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो पहले टूटेगी वह अच्छा अपचायक होगा। बच्चों यहाँ से देखिएगा अपचायक गुण नाइट्रोजन त्याग पर निर्भर करता है। इसका मतलब NH3 की अपचायक क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी, PH3, फिर इसके बाद ASH3, फिर SbH3 और फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम किसकी होगी, BiH3। अब देखिए इसका आगे का आंसर क्या लिखेंगे। आंसर देखिए BiH3 में BiH की बंध लंबाई अधिक होती है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि परमाणु आकार क्या है इसका, अधिक है। अतः बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी कम होगी। बंध वियोजन एंथैल्पी का अर्थ है बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बंध ये जानते हो ये होता है, वियोजन मतलब तोड़ना, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। बंध तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा वो क्या होगी, इसके लिए बंध लंबाई अधिक होने के कारण कम होगी, तो कम होती है। जबकि NH3 में NH बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होगी, अधिक, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु आकार क्या है, छोटा है, बंध लंबाई कम है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से बंध लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती है। अतः हाइड्रोजन त्याग की क्षमता बढ़ती है, बंध लंबाई अधिक होगी, बंध पहले टूटेगा। बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या है, NH3 की क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होती है। याद कीजिए इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमोनिया एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, Lp होते हैं। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन तो क्षारीय प्रवृत्ति अधिक है, BiH3 की कम है। ध्यान रखिएगा जो छोटा परमाणु होता है, नाइट्रोजन का आकार क्या है, छोटा है, Bi का क्या है, ज्यादा है। जो छोटा परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व भी उसके पास ज्यादा होगा, जबकि बड़े परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम। जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दे सकता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम देगा। तो सीधा सा उत्तर क्या आएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। बच्चों ये इसका उत्तर हो गया जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। N का आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। आप साथ साथ आंसर लिख सकते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपना HNH, HPH, इन कोणों का मान घटता जाता है क्यों। समझिएगा कंसेप्चुअल आंसर है, हमने लास्ट ईयर वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है, उसी से इसका उत्तर है। बच्चों यहाँ से देखिएगा इसका उत्तर कैसे बताएंगे। ये देखिए NH3, ये अपने पास इसकी क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है। अगर NH3 की इस तरह से आकृति है तो बच्चों PH3 की आकृति भी क्या होगी, इसी तरह से होगी। ये पिरामिडीय आकृति है, ठीक है। अब चलो हम 3 बना लेते हैं इसके, ठीक है। ये 3 बना दिया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, HNH कैसा कोण आ रहा है, कोणीय आकृति आ रही नहीं आ रही, देखो ऐसे फिर ऐसे, इसके बीच का कोण बनेगा। तो ये कह रहा है कि इसके जो कोण का मान है ना ये बढ़ेगा कि घटेगा। जो क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोणों का मान घटता जाता है, मतलब पहले तो ज्यादा होता है फिर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखिए ये आकार देखिए, यहाँ बीच का कोण कितना है 107, यहाँ कोण कितना रह गया 93। इस आकृति में मत जाएगा कि मैडम ने ये तो बड़ा बना दिए तो ज्यादा बन रहा है। कोण का एक्चुअल मान कितना है इनके बीच का 107, इसका कितना है 93, इसका कितना है 91। आप देख रहे हैं ये मान लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो क्या कारण है, कारण है इनकी विद्युत ऋणता। आप खुद बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इन तीनों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि आकार छोटा होता है तो विद्युत ऋणता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। याद आ रहा होगा कुछ आपको 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो बच्चों ये इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण होगा क्या बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। जब आकर्षित करने लगेगा तो कुछ ऐसा होगा कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए तो अब आप खुद सोचिए क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन
और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब इनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगेगा तो ये क्या होने लगेंगे, एक इधर जाने लगेगा और एक इधर, और जब दूर दूर हटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच का बंध कोण क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो साफ सरल शब्दों में क्या कहूँ मैं कि विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये अपनी और इलेक्ट्रॉन घनत्वों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण, और बंध कोण का मान घट जाता है। जबकि यहाँ देखिए इसका थोड़ा क्या है, विद्युत ऋणता कम है, तो ये अपनी और यहाँ की तरफ नहीं रखेगा, इनको थोड़ा सा चलो उसने यहाँ छोड़ दिया, अब दूरी अपने आप ही कम हो गई, तो अपने आप यहाँ जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो गया, कम हो गया। आर्सेनिक देखो, यहाँ आर्सेनिक की विद्युत ऋणता और कम है, तो ये अपनी ओर नहीं खींच पाएगा इतना, और अपनी ओर नहीं खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास पास भी नहीं आएंगे, ये बजाय इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, थोड़े से दूर दूर रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही दूर रहेगा तो इनके बीच का जो ये प्रतिकर्षण है ये भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है, सीधा आंसर विद्युत ऋणता का है। बच्चों आंसर देख लीजिए, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। या हम कह दें नाइट्रोजन के आकार, या हम कह दें आकार छोटा होने के कारण, ठीक है, आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती जाती है, क्योंकि आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बलों का मान भी क्या होता है, घटने लगता है। याद आ जाएगी आपको इमेज, जो पास पास इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उनके बीच का प्रतिकर्षण बल भी घटने लगता है, अतः बंध कोण का मान भी घटता है। देखिए अपना क्वेश्चन है कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि, कुछ भी नहीं है बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है N2 + H2, इसमें अपना क्या आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, और क्या आ गया, आयरन आ गया। आयरन इसमें उत्प्रेरक का काम करता है और मोलिब्डेनम इसमें काम करता है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। और ये हमने लिख दिया इसका हाई टेम्परेचर और उच्च ताप पर, तो ये क्या बन गया, NH3। आप चाहे तो कर दीजिए इसको बैलेंस, साथ में इसकी उत्प्रेरक जरूर लिखेगा, बस यही इसकी हैबर विधि है। अगला प्रश्न है अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय विघटन का समीकरण लिखिए। सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट लिखना आना चाहिए। अगर आपको डाइक्रोमेट आयन बच्चों मैं आपको बता दूं, डाइक्रोमेट आयन ये होता है Cr2O7-2, ठीक है। डाई मतलब दो, क्रोम मतलब क्रोमियम, और 8 जब लग जाता है तो बच्चों मोस्टली ऑक्सीजन आती है, नाइट्रेट, ऑक्सीजनाइज सल्फेट SO4, नाइट्रेट NO3-, जब 8 लग जाता है तो क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो ये 8 किसको बता रहा है, ऑक्सीजन को, तो ये हो गया डाइक्रोमेट आयन। अब वो क्या कह रहा है, अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन है, तो इससे जो सूत्र बना वो क्या बना, NH4Cr2O7 का होल ट्वाइस। ये नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। इसका क्या कराया, तापीय विघटन कराया। तापीय विघटन पर क्या बनती है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो यहाँ से बनेगा एक नाइट्रोजन। बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, मैं इसमें कोई हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगी, आपको ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि इसमें H2O बाहर निकलता है और Cr2O3 बाहर निकलता है। तो यहाँ से ये अपनी इक्वेशन हो गई N2 + H2O Cr2O3। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलो नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है, R3N डबल बॉन्ड O नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए क्या लिखना चाह रहा है, ये R3P डबल बॉन्ड O को ये बताना चाह रहा है कि ये तो हो गया P बीच में और ये हो गया 3R और ये हो गया डबल बॉन्ड O, यही बनाना चाह रहा है। नाइट्रोजन लगा दोगे तो बॉन्ड बन जाएगा। फास्फोरस के देखिए कितने बंध बन गए, 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब इसके अंदर कितने बंध बना दिए इसने, 5 बंध। आपको याद होगा हमने कल ही क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा है, PCl5 बनता है, मतलब फास्फोरस 5 बंध बना सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता। सीधा उत्तर जो इसका था PCl5 NCl5 का, वही उत्तर यहाँ पर भी होगा। आप सीधे उत्तर क्या लिखेंगे कि फास्फोरस में रिक्त D कक्षकें होती हैं जिससे 5 बंधों का निर्माण हो जाता है, या इसकी संयोजकता 5 हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन में रिक्त D कक्षकें नहीं होती। सीधा उत्तर है वही 5 बंध का, जैसे इसमें ऐसे इसमें। तो क्लियर हुआ आपका ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है नाइट्रोजन के बनने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण। इसमें आप सिर्फ रिएक्टेंट याद कर लीजिए, NH4Cl और NaNO2। पहले तो मैं रिएक्शन लिख दूं क्या बनने वाला है, इन दोनों से मिलकर नाइट्रोजन तो बनेगा ही, क्योंकि नाइट्रोजन तो पूछ ही रहा है। और इससे बनता है बच्चों आपका NaCl और साथ में बनता है आपका H2O। चलो ये दोनों कैसे याद रखें ये देख लेते हैं हम यहाँ से। ये देखो
NH4 प्लस और Cl माइनस, ये Na प्लस और NO2 माइनस हो गया। NaCl तो ये बन गया बच्चों, बन गया। नाइट्रोजन बनना था, ये नाइट्रोजन रहा, बन गया। NN मैंने ये देखो ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, NaCl निकल गया। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, H दिख रहा है और O दिख रहा है। H और O मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, H2O। तो ये बाई प्रोडक्ट तो याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको क्या याद रखना है, केवल अमोनियम क्लोराइड और NaNO2, इससे याद रख सकते हो आप। जो आपको दिए गए हैं NaCl बाहर निकाल दीजिए, N2 बनाना है, जो बच गया वो क्या बन गया, NO2। मतलब यूरिया से अमोनिया बनाने का समीकरण पूछा हमसे। तो यूरिया का सूत्र जहाँ तक आपको याद होगा, खूब पढ़ भी चुके हैं हम पहले क्लासेस में, यूट्यूब पे नहीं, मैं अपनी क्लास की बात कह रही हूँ, हाँ हमने पढ़ चुका है अपनी। तो ये अमोनिया अपना यूरिया का सूत्र होता है। हमें इससे क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। तो इसका क्या कर दीजिए बच्चों, जल अपघटन कर दीजिए। कैसे करेंगे जल अपघटन, पानी से करेंगे। आप यहाँ से इसको तोड़िए, पानी को कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख दिया। यहाँ से भी तोड़िए इसको, क्या लिखेंगे, H और OH। जैसे ही बनाया तो अब आप इस मॉलिक्यूल का नाम बताएंगे मुझे क्या बन रहा है। देखो 2 हाइड्रोजन आ रही है, देखो 2 तो हाइड्रोजन आ रही है, H2, एक कार्बन और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, बन गया H2CO3। अब ये जो H2CO3 बना, क्या बन गया, H2CO3, ढंग से समझिएगा थोड़ा, प्लस NH2 और H से क्या बना, अमोनिया, क्या बना, अमोनिया। NH2H से क्या बना, अमोनिया। अब अमोनिया और H2CO3 की रिएक्शन करा दीजिए, आपका क्या बनेगा। देखिए यहाँ से अमोनिया और H2CO3, क्योंकि H2CO3 क्या है, एक अम्ल है, इसलिए क्या देगा यहाँ से H+। जैसे ही H+ देगा, H2 कितने हैं यहाँ से, 2 है, अमोनिया भी कितने हैं, 2 है। प्रत्येक अमोनिया का आयन एक H+ को लेके क्या बना देगा, अमोनियम आयन बना देगा। मतलब 2 H है ना, तो एक H एक अमोनिया लेगा और दूसरा H दूसरा अमोनिया लेगा, तो कितने अमोनियम आयन बन गए बच्चों, 2 अमोनियम आयन बन गए यहाँ से। अब अपने पास क्या बचा हुआ है, CO3 माइनस आयन। तो ये CO3 माइनस आयन बचा हुआ है, सॉरी कार्बोनेट आयन बचा हुआ है। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। इस तरह से इन सबको मिलाने पर क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। कैसे बना, पहले जल अपघटन कराया, H2CO3 फ्री हुआ, यहाँ से क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया ने क्या करा, इस अम्ल से क्या ले लिया, ये कार्बोनिक अम्ल है, इससे H+ ले लिया, जिससे क्या बने, अमोनियम आयन। और ये जो CO3 आयन था, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। और इन दोनों ने मिलकर ये +1 और ये -2, 1 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। फिर जब ये टूटता है तो इसमें से कौन कौन सी गैसें आपको बाहर निकलती हुई नजर आएंगी, एक नाइट्रोजन से तो N2 बाहर निकल जाएगी, CO3 से CO2 बाहर निकल जाएगी, और बच गया हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिससे H2O बाहर निकल जाएगा। देखिए अपना आंसर क्या बनेगा, यहाँ से ये NH2, ये CO, ये NH2, किससे रिएक्शन कराई, पानी से रिएक्शन करा दी। इनको मिलाने पे क्या बना हमारा, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल गया। कैसे बनाया मैंने, फिर से यहाँ से बता दूं, ये OH इस तरह से, ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यही सेम रिएक्शन रिपीट होगी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये जब टूटता है, गर्म होता है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर, CO2 गैस बाहर, बचा हुआ H2O यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस तरह से, एक सेकंड, अमोनिया बनाना था, मैंने क्या बना दिया आपका, N2। एक सेकंड, मैंने N2 गलत बना दिया, हमारे पास तो अमोनिया लिखा हुआ था, सॉरी अमोनिया बनेगा, यहाँ से N2 नहीं बनेगा, क्या बनेगा अपना, अमोनिया। बाकी अपना सेम रहेगा। तो यहाँ से एक फायदा ये हो जाता है, जो दिया हुआ है ना, बस हमको वही देखना है कि क्या बनने वाला है। तो एक NH3 बाहर हो गया, एक CO2 बाहर हो गया और एक H2O बाहर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी बच्चों फास्फोरस। 15वें वर्ग का पहला एलिमेंट क्या था, नाइट्रोजन। दूसरा एलिमेंट क्या है अपना, फास्फोरस। एक भी चीज मैं आपको बता दूं, फास्फोरस जैसे नाइट्रोजन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, N2 के रूप में पाया जाता है, इसी प्रकार से फास्फोरस प्रकृति में P4 के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, फास्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ से मैं आपको बता दूं, एक तो होता है सफेद फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, एक होता है अपना लाल फास्फोरस, और तीसरा होता है अपना काला फास्फोरस। इसी सफेद फास्फोरस को हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं, क्योंकि हवा में रखने पर ये पीले रंग का पड़ जाता है। तो आपसे पूछे फास्फोरस के कितने अपर रूप हैं, तो याद रखिएगा फास्फोरस के 3 है, सफेद, लाल और काला। जो सफेद फास्फोरस होता है ये एकल रूप में पाया जाता है, जबकि लाल फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, बहुलक के रूप में पाया जाता है। बच्चों ये फास्फोरस, सफेद फास्फोरस की संरचना है, किस रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में। आप यहाँ देखते हैं कि इसमें जो ये है, ये कोणीय तनाव इसके अंदर ज्यादा होता है। ये कोण है ना जो बन रहा है, इसकी वजह से इसमें तनाव अधिक होता है। अतः ये इसका तनाव अधिक होने के कारण जल्दी से क्या करता है, टूटने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि P4 अणु में
कोणीय तनाव होने के कारण, कोणीय तनाव होने के कारण, कोणीय तनाव होने के कारण अधिक क्रियाशील होता है। देखिए बच्चों, सफेद फास्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन लिखें या क्वेश्चन आता है PH3 बनाने का समीकरण लिखिए। PH3 का नाम होता है बच्चों फास्फीन। क्या होता है? फास्फीन। और फास्फीन गैस बहुत जहरीली होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन या पूछा गया प्रश्न भी आपका है, जिस पे इंपॉर्टेंट लगा रही हो, भूल कर भी उसे नेग्लेक्ट मत करना, अच्छे से याद कर लेना। सफ़ेद फास्फोरस का सूत्र अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है? P4। NaOH कैसा होता है? ठोस। ठोस होता है तो क्या करना पड़ेगा? पानी में घोलना पड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। NaOH कैसा होता है? ठोस। क्या करना पड़ेगा? पानी में घोलना पड़ेगा। आगे क्या बन जाएगा बच्चों? इससे बनेगी हमारी, पूछ तो रही है PH3 बनाने का, तो क्या बनेगी? PH3 अर्थात फास्फीन गैस, PH3 बन गई। और साथ में हमारा क्या बनता है? NaH2PO2 सोडियम हाइपोफास्फाइट, ये इसका बनता है अपने पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है वायु के साथ P4 की क्रिया लिखिए, है ना। वायु क्या होती है? ऑक्सीजन। P4 अपना है ही, जो ये आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? P2O5। चलो P2O5 कैसे याद रखोगे? फास्फोरस हम इतनी देर से सुन रहे हैं कि यह 5 बंध बनाता है अपना, तो ये हमारे पास फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? +5। और ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो इसको बना दो, क्या बनेगा? 2 यहाँ ले आओ, 5 यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा? P2O5। और बच्चों इसकी खासियत क्या होती है? जैसे ही इसको खुली आग में छोड़ा, यहाँ सफेद फास्फोरस है, इसको आपने क्या छोड़ा? खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ा तो किससे क्रिया होगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करते ही ये स्वतः जलने लगता है। अर्थात अगर P2O5 खुले छोड़ दिया जाए, इसको खुला छोड़ दिया जाए, तो यह आग पकड़ने लगता है और वायु में स्वतः जलने लगता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता सफेद फास्फोरस से कम होती है, क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सफेद फास्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में केवल एक अणु बनाता है, लेकिन लाल फास्फोरस बहुत सारे फास्फोरस के अणु जुड़ के बहुलक संरचना बनाते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक बॉन्ड बना दूं तो वो क्या बन जाएगा? यहाँ से देखो, ये वाला तो बॉन्ड बना हुआ रहता है, ये सफेद फास्फोरस में एक बॉन्ड और होता है सफेद फास्फोरस से इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो खुल जाता है और इन दोनों के बीच में बंध बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ से ये लाल फास्फोरस की संरचना है, इसके बीच का ये बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ से तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाल फास्फोरस की संरचना बहुलकीकृत होती है, जिसमें P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और तनाव घट जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ से अपना आंसर, लाल फास्फोरस बहुलकीकृत है, चतुष्फलक श्रृंखला बन चुकी है एक से दूसरी जुड़ के, और तनाव इससे क्या हो गया? कम हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर बताइए। सफेद फास्फोरस की लहसुन जैसी गंध होती है, लाल फास्फोरस में कोई गंध नहीं होती। ये वायु में आग पकड़ता है, जबकि लाल फास्फोरस आग नहीं पकड़ता है। सफेद फास्फोरस जहरीला होता है, लाल फास्फोरस जहरीला नहीं होता। सफेद फास्फोरस NaOH विलयन के साथ, अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, फास्फीन बनाता है, जबकि लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता कम होने के कारण कोई फास्फीन गैस नहीं बनाता। और प्रतिदीप्ति अर्थात अंधेरे में चमक उत्पन्न करता है, ये चमक उत्पन्न नहीं करता। जो अपनी माचिस की तिल्लियां आती हैं, आगे जो फास्फोरस लगा होता है वो लाल फास्फोरस ही होता है। अगर सफेद फास्फोरस लगा होता तो माचिस की तिल्लियों को जलाने की बजाय वो अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो वैसे ही आग पकड़ लेती। इसलिए याद कीजिएगा बच्चों, वो जो माचिस की तीली के आगे फास्फोरस लगा होता है वो लाल फास्फोरस ही होता है। बच्चों ये अपने पास सफेद और लाल फास्फोरस के अंतर हो गए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में आने वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं बनता है, अभी तक तो नहीं आया है बच्चों क्वेश्चन। एक अपना होता है बच्चों काला फास्फोरस। काला फास्फोरस क्या होता है बच्चों? इसके दो रूप होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नली में गर्म करते हैं तो अल्फा काला फास्फोरस बनता है। लाल फास्फोरस को कितने केल्विन गर्म कर रहे हैं? 803 केल्विन पर, तो बनता है अपना लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस, वो भी कौन सा? अल्फा। बीटा की अगर हम बात करें तो सफेद फास्फोरस को 473 केल्विन तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। बच्चों ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आपके पास, क्या होता है जब लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर गर्म करते हैं? तो याद रखिएगा कौन सा बनता है? अल्फा काला फास्फोरस। और जो क्या होता है जब सफेद फास्फोरस को 473 केल्विन पर गर्म करते हैं अधिक दाब के साथ, तो क्या बनता है? बीटा काला फास्फोरस। तो बस इससे ज्यादा प्रश्न इसके साथ नहीं बन सकता। एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि काले फास्फोरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
तो ये जो काले फास्फोरस में आप देख रहे हो, ये सारे जो होते हैं, ये बंध जो होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से। कैसी संरचना बन रही है? चतुष्फलक नहीं बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं? षटकोण बन रहे हैं। जबकि लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस में क्या बन रहे थे? चतुष्फलक। वहां पर बंधकोण बनता है 60 डिग्री का और यहाँ पर बंधकोण बनता है 99 डिग्री का, 99 डिग्री का। ये देखिए यहाँ 99 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बंध बनते हैं। तो ये देखो, काला फास्फोरस की, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस हम पहले बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है PH3 की संरचना बनाइए। PH3 संरचना अमोनिया की जैसी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अमोनिया की संरचना बनाई थी बच्चों, इसी तरह से हम यहाँ पर PH3 की बना देंगे। नाम क्या है? फास्फीन है। वही क्या है यहाँ पर? sp3 संकरण है। आकृति कैसी है बच्चों? इसकी पिरामिडीय है। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ साथ के साथ। कॉपर सल्फेट CuSO4 की PH3 से अभिक्रिया लिखिए और एक HgCl2 की PH3 से अभिक्रिया लिखिए। बच्चों ये अभिक्रिया आपको कतई याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मेरी तरीके से इसका आंसर देखिएगा। वैसे अगर मैं आपको इसकी प्रोडक्ट बता दूं तो शायद टेंशन हो जाए आपको कि ये Cu3P2 बनता है और यहाँ पर Hg3P2 बनता है और साथ में जो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से, इसका बनता है H2SO4 और इसका बनता है HCl। इस तरह से आपको याद ही नहीं करना है इसको, मेरे तरीके से आप याद करिएगा। देखिए किस तरह से इसको याद करें। यहाँ इसी के साथ याद कर लेना इन दोनों इक्वेशन को। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट और फास्फीन की अभिक्रिया कराई जाती है? बच्चों देखो, हमने लिखा था यहाँ से कॉपर सल्फेट, लिख दिया कॉपर सल्फेट। एक चीज मुझे बताइए, यहाँ से PH3 आपको दिख रहा है, PH3 में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि इस पर P-3 होगा और इस पर H+1 होगा, क्योंकि -3 को आप यहाँ ले जाओगे, +1 को यहाँ ले जाओगे, तभी तो ये PH3 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, ये हम लिखते हैं, ठीक है, आप ये जानते हैं ये 14वें वर्ग का होता है, ये 15वें वर्ग का, ये 16वें वर्ग का और ये 17वें वर्ग का। अगर यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये F- हो जाता है। 17 और 1 18, 16 को 2 मिल जाए तो ये 16 और 2 18, 3 मिल जाए तो 15 और 3 18, 4 मिल जाए तो ये हो जाता है। संयोजकता पूरी कर दी। इनके नीचे का भी लिख देती हूँ मैं आपसे। इसी तरह से नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, इसके नीचे क्लोरीन आता है, इसको तो आप जानते हैं क्लोराइड। अब मैं इनके नाम बता देती हूँ आपको। इसके नीचे -3 ही लिखेंगे हम। अगर चलो इसके नीचे भी क्या लिखेंगे? -4। इजी है। फ्लोराइड, क्लोराइड, इनके नाम तो जानते हैं। इसी तरह से क्या है? ऑक्साइड और ये सल्फाइड। इसी तरह से ये नाइट्राइड और ये फास्फाइड। क्या बना? फास्फाइड। ये आ गया हमारे पास। और ये क्या है? कार्बाइड और इसको बोलते हैं सिलिसाइड। और कुछ भी नहीं है, तत्व के ऊपर उसकी संयोजकता लग रही है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। ये आ गया PH3। मैं इसको पहले इसको सॉल्व करूंगी, फिर हम उसकी सॉल्व करेंगे मरकरी की। कॉपर पर कौन सा आवेश है? +2 होता है। इसमें सल्फेट पर कौन सा है? -2। फास्फीन में P पर कौन सा है? -3। माइनस वाला अपन किसके नीचे लिखेंगे? प्लस के नीचे लिखेंगे। और प्लस वाला किसके नीचे लिखेंगे? माइनस के नीचे। मतलब इसका P वाला भाग तो इसके नीचे लिख दिया और इसका H वाला भाग इसके नीचे। अब आप खुद ही देखकर बताइए क्या यहाँ से बनना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा? ये बना है हमारा Cu+2 और ये P-3। तो 2 तो चला जाएगा P के नीचे और 3 चला जाएगा इसके नीचे, तो बनने वाला Cu3P2 ही होगा। तो बच्चों यही प्रोडक्ट बना है यहाँ से Cu3P2। और H+ और H2SO4 जो है अपना, ये तो H+ का 1 और ये SO4 का -2। ये 2 तो ले जाइए यहाँ और 1 ले जाइए यहाँ, क्या बनेगा? H2SO4। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? H2SO4। और इसका नाम है क्यूप्रिक, और इसका नाम क्या है बच्चों? क्यूप्रिक फास्फाइड। ठीक है, अब देखते हैं अगली इक्वेशन Hg वाली। देखिए यहाँ से ये क्या था अपना HgCl2, रिएक्शन क्या करा है? PH3 से। उसी तरह से देखिए ये Hg+2, ये Cl-1, P पर कौन सा आवेश है? -3, तो माइनस वाला यहाँ आ गया और H वाला यहाँ आ गया। अब आप खुद बताइए क्या बनेगा? इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा Hg3P2, यही तो बनेगा। ये देखो 2 तो चला गया यहाँ और 3 चला गया यहाँ, क्या बना? Hg3P2। और ये H+ और Cl- बन के क्या बनेगा? HCl। अब आप खुद इस क्वेश्चन को देखिए, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता और अपन नहीं पढ़ते तो भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर क्या चाहिए? अपने को कॉमन सेंस चाहिए, उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ही अपनी फास्फीन की संरचना
हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं, अगर आपको कोई चैप्टर का क्रम नहीं मिल रहा है तो आप इसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और मैंने ज़्यादातर हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोस्टली चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं, तो वहाँ उन चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको चैप्टर पॉलीमर का लिंक, केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक और जो भी अपने इंपॉर्टेंट मैंने अब तक वीडियो जो डाले हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल देती हूँ। तो बच्चों धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई मत रोकिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, धन्यवाद।